सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। सेम लेटर या फिर साउंड, बट कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। ए ई आई ओ यू जो वावल्स होते हैं उनको छोड़कर जितने भी साउंड्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्लास 10th की पोम है, इसके अंदर पोइट ने कहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो टाइगर को ऐसे यूज किया, ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग है। हम एक चीज को दूसरी चीज से हमेशा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वो बात कन्वे करने के लिए पोइट ने यूज किया है एस इन डेटन। हे एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टंग ट्विस्टर्स यूज किए होंगे, जैसे शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, या फिर बेटी बॉट बटर, बटर वाज बिटर, बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर, है ना। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स जिसमें यूज हुए हैं लिटरेरी डिवाइसेस, या फिर इनको फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल सच में आयरन के बने हैं? नो, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ ऐसे ट्रेट्स थे जिसकी वजह से हमने उनका नाम क्या रख दिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो इसमें क्या यूज़ हुआ है? मेटाफर। आई एम श्योर आपने सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन एंड सो ऑन इनके बारे में सुना होगा। तो क्लास 9th और 10th CBSE बुक्स में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं बच्चों, आज उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहला और जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका एलिट्रेशन, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने अभी अभी कोट किए थे। याद आया? टंग ट्विस्टर्स। तो एलिट्रेशन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। सेम लेटर या फिर साउंड, बट कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। ए ई आई ओ यू जो वावल्स होते हैं उनको छोड़कर जितने भी साउंड्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अगर उनका रेपिटेशन हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज एलिट्रेशन। ये एग्जाम्पल हमने बहुत फेमस पोम से लिया है। आई एम श्योर आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। येस, दैट इज द रोड नॉट टेकन, विच इज रिटन बाय अ फेमस अमेरिकन पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद आया? तो इस स्टैंजा के अंदर सेम साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। कौन सा साउंड? टी साउंड। ओके, सो इसीलिए इसको कहा गया एलिट्रेशन। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और किन तरह के रेपिटेशंस होते हैं। वहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट साउंड के रेपिटेशन की बात की, यहाँ हम पूरे वर्ड के रेपिटेशन की बात कर रहे हैं। और अगर वर्ड रिपीट होता है देन इट इज कॉल्ड एज रेपिटेशन इटसेल्फ। ओके, सो पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। दिस फेमस एग्जाम्पल इज फ्रॉम द बॉल पोम विच इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। याद आया? क्लास 10th। So the word what is repeated. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली पूरा वर्ड स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए आप वर्ड्स को रिपीट करते हो। हमारे बहुत सारे लीडर्स इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं, कुछ वर्ड्स को जहाँ पे उनको काफ़ी एम्फेसिस प्लेस करना होता है, इसीलिए रेपिटेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह का रेपिटेशन है। यहाँ पे एजोनेंस यानी वावल का रेपिटेशन होगा। ए ई आई ओ यू। आपके सेंटेंस की फ्लुएंसी या उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए एजोनेंस यूज़ होता है, उसको राइम देने के लिए एजोनेंस यूज़ होता है। तो एजोनेंस का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिस एग्जाम्पल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो। उसमें एक लाइन है, शुक डाउन ऑन मी। तो ओ साउंड बार बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एजोनेंस। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट किस तरह का रेपिटेशन है? हमारे पास है कॉन्सोनेंस। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन ये एलिट्रेशन नहीं है। एलिट्रेशन का मतलब था जब इनिशियल साउंड रिपीट होगा, लेकिन कॉन्सोनेंस में वो साउंड कहीं पर भी रिपीट हो सकता है। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल फ्रॉम अ टाइगर इन द जू, क्लास 10th। ओके, टाइगर इन द जू में एक लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो ये एस साउंड जो है
सिर्फ इनिशियली नहीं बल्कि एट द एंड भी रिपीट हो रहा है, तो इसी को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स, बट डिफरेंस तो है, ठीक है। एंड आई एम श्योर ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज एनाफोरा, ANAPHORA। एनाफोरा में क्या होता है बच्चों? फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्स, फर्स्ट पार्ट यानी पहला जो वर्ड है वो बार बार रिपीट होगा, फ्रेज भी हो सकता है, सम से। तो कंसेक्यूटिव लाइंस में रिपीट होना वर्ड्स का एट द इनिशियल लेवल, दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरा। ये एग्जाम्पल लिया है फायर एंड आइस से, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक है। आई एम श्योर कि आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सारी पोएम्स को पढ़ लिया होगा। ये छोटी होती हैं बट दे आर फुल ऑफ मीनिंग्स। रिमेंबर, सिम्बॉलिक राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ज़्यादातर पोएम्स इनकी हैं आपके सिलेबस में। तो ये हुआ हमारा एनाफोरा। नेक्स्ट है आपका एपिस्ट्रोफे। अमेंडा एक पोम है क्लास 10th के अंदर। अमेंडा में उसकी मदर या उसकी जो पेरेंट हैं वो बार बार उसका नाम एट द एंड, हर सेंटेंस के लास्ट में उसका नाम कहते हैं, अमेंडा, ठीक है। तो जो वर्ड लास्ट में रिपीट हो रहा है एट द एंड ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस इज कॉल्ड एज एपिफोरा या फिर एपिस्ट्रोफे भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? डिड यू क्लीन योर शूज अमेंडा? तो ये लास्ट वाला वर्ड रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं एपिस्ट्रोफे या फिर एपिफोरा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है उसके बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सोनिफिकेशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को या फिर किसी एनिमल को आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे फेमस एग्जाम्पल कोट करूँगी फ्रॉम अ टाइगर इन द जू। क्लास 10th की पोम है, इसके अंदर पोइट ने कहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो टाइगर को ऐसे यूज़ किया, ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग है, ही कहा है उसको, मेल प्रोनाउन हमने दिया है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। इसी को ही कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे अगर कहें द ट्रीज आर डांसिंग, तो ट्रीज़ को हम ह्यूमन ट्रेट दे रहे हैं डांसिंग का, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। आई एम श्योर पर्सोनिफिकेशन आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सिम्बॉलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है वो सिंबलाइज करता है किसी न किसी क्वालिटी को, याद आया कुछ? ग्रीन कलर सिंबलाइज करता है प्रॉस्पेरिटी को, राइट? उसी तरह से सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्पेशली यूज़ करते हैं सिंबॉलिज्म को, जैसे कि उनकी पोम है फायर एंड आइस। तो उन्होंने कहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो ये वर्ड्स इनका लिटरल मीनिंग मत लीजिए, बल्कि इनका जो मीनिंग जो पोइट ने कन्वे किया है सिंबॉलिज्म के थ्रू वो है कि फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है, डिज़ायर को, और आइस इनसेंसिटिविटी को, ठीक है, कोल्ड एटीट्यूड को, अपैथी को, ठीक है। तो सिंबॉलिज्म इस तरीके से यूज़ होता है क्योंकि ये एक डीपर मीनिंग को कन्वे करता है, दैट्स वाई वी यूज़ सिंबॉलिज्म। आई एम श्योर ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिमिली। एंड आई एम श्योर आप सबने सिमिली और मेटाफर के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और हज़ारों बार यूज़ किया होगा, है ना। जैसे वो इतनी खूबसूरत है जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ या क्वीन विक्टोरिया, या फिर वो बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह लगती है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, सिमिली के। जब भी आप दो लोगों को या दो चीज़ों को कंपेयर करते हो और उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो, लाइक और एज, तभी तो बनेगा वो सिमिली। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का एग्जाम्पल है ये, बहुत अच्छी पोएम है, हिलेरियस है। और इस पोएम के अंदर हमने मस्टर्ड जो है वो एक डॉग होता है उसको कंपेयर किया है टाइगर से, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक ट्रेट है जो सिमिलर है, वो क्या है, ब्रेवरी, ठीक है। इसीलिए हमने कहा मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज।
आई एम श्योर सिमिली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका मेटाफर, ये भी एक कंपैरिजन है बट हमें यहाँ पे लाइक और एज नहीं चाहिए। दिस इज डायरेक्ट कंपैरिजन। टेनर और व्हीकल को आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। ये एग्जाम्पल लिया गया है अमेंडा से, जो क्लास 10th में पोम है अमेंडा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो हमने मेटाफोरिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल को कंपेयर किया था किससे? आयरन मैन से। ठीक है, तो ये होता है मेटाफर, लेकिन हमें इसमें एज और लाइक की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका ऑनोमेटोपेया। आई एम श्योर जब क्लास में आप मस्ती कर रहे होते हैं तो आप हिज, बज ऐसे साउंड्स ज़रूर निकालते होंगे जब मैम आपको ऑनोमेटोपेया के बारे में पढ़ाती होंगी। ठीक है ना, तो ये जो वर्ड्स हैं साउंड वर्ड्स जैसे बज, हिज, पैटर, ये जो एग्जाम्पल है ये लिया है रेन ऑन द रूफ से। याद आया कुछ? क्लास 9th। and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ये जो patter sound है, this is symbolizing, this is referring to the rain water falling. Okay, so ये सारे sound words कहलाते हैं onomatopoeic words, जैसे lions roar, cows moo. तो ये जितने भी साउंड वर्ड्स हैं ये सारे ऑनोमेटोपेय हैं। नेक्स्ट ऑक्सीमोरोन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है बच्चों? दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ प्लेस किया जाता है, क्लब किया जाता है। ठीक है, जैसे टाइगर इन द जू की अगर बात करें तो उसमें हमने टाइगर को गुस्से में दिखाया है लेकिन वो क्वाइट भी है, वो अपना गुस्सा ऐसे शो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने कहा इन हिज क्वाइट रेज he stalks in his vivid stripes a few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो quiet and rage दोनों opposite हैं। rage का मतलब होता है anger और quiet का मतलब तो हमें पता ही है। तो दोनों opposite words को एक साथ यूज़ करना मतलब oxymoron। क्लियर? नेक्स्ट है आपका synecdoche। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। synecdoche का मतलब क्या? कभी कभी आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एंटायर बीइंग आपको उसका कोई पार्ट यूज़ करना होता है। जैसे हम क्राउन, किंग की जगह क्राउन यूज़ करते हैं, या फिर लेबरर्स की जगह हैंड्स यूज़ करते हैं, सोल्जर्स की तरह जगह आर्म्स यूज़ करते हैं। याद आया? तो किसी भी होल का पार्ट यूज़ करना। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, उस पोम के अंदर ये जो स्टेंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट, तो ये हार्ट किसको रेफर कर रहा है? पोएट को, पूरे ह्यूमन बीइंग को। लेकिन उस पूरे ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट हमने ले लिया, वो क्या है? हार्ट। तो यहाँ पे synecdoche यूज हुई है। ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued. This is taken from second stanza of Dust of Snow. I'm sure synecdoche clear होगा। Next है आपका asyndeton. Asyndeton क्या होता है? जब आप कोई भी conjunction use ना करें। पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं आप लेकिन उसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसमें कोई सीरियस बात बताना चाह रहे हैं या फिर उसमें कोई एम्फेसिस डालना चाह रहे हैं, इसीलिए आपने क्या यूज़ किया? asyndeton। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल फ्रॉम द बॉल पोम क्लास 10th जो कि लिखी गई है जॉन बेरीमैन के द्वारा। उसमें लिखा है अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। आपको कोई कंजंक्शन दिखा? नहीं ना, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस काफ़ी मीनिंगफुल है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, जो उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी जो चीज़, अगर उसकी जगह मैं कोई और चीज़ उसको लाके दे दूँगी तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगी उसकी जो क्लोजेस्ट चीज़ थी, है ना। तो ये पोजेशन के बारे में हमने पढ़ा है इस पोएम के अंदर, द बॉल पोएम के अंदर, कि इस बच्चे को कोई और चीज़ लाके दे दें और वो वैसे ही खुश हो जाए जैसे कि वो उतना खुश था जब उसके पास वो बॉल थी, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हमेशा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वो बात कन्वे करने के लिए पोइट ने यूज़ किया है asyndeton विदाउट एनी कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका enjambment। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट आपकी हर पोम के अंदर आपको enjambment तो ज़रूर मिलेगा। जब रनिंग ऑन लाइन्स, एक ही सेंटेंस मल्टीपल लाइन्स में जा कर के कंप्लीट होता है,
बिना किसी पंक्चुएशन के, उसी को कहते हैं एंजैममेंट। आप देखें, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये लाइंस हैं डस्ट ऑफ स्नो विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्लास 10th। तो इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, इसीलिए हमने क्या कहा, एंजैममेंट। और एक ही सेंटेंस मल्टीपल लाइंस ले रहा है कंप्लीट होने के लिए, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एंजैममेंट। आई एम श्योर वो क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है आपका इमेजरी। इमेजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछते हैं आपसे, देखो जब भी आप कोई लाइंस रीड कर रहे हो और उन लाइंस को आप इमेजिन करने लग जाओ, यानी वो कोई छाप छोड़ देते हैं आपके ब्रेन पे, कोई इमेज इम्प्रिंट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड एज इमेजरी। ठीक है, जैसे बॉल के बारे में जब पोइट बताते हैं, आई सॉ इट गो merrily बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merrily ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर। तो आप एक्चुअली इमेजिन करने लग जाते हैं कि बॉल जाते जाते कहाँ चली गई, फाइनली पानी के अंदर। ठीक है, तो एक इमेज क्रिएट हो गई दिमाग में, दिस इज कॉल्ड एज इमेजरी। आई एम श्योर ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे और याद रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।